सीएन, घरेलू हिंसा, अंतिम खंड में यौन उत्पीड़न का प्रयास। पोस्टमार्टम पहचान रिकॉर्ड। जियांग बिन पूछता है, यह क्या है बॉस? अपने अधीनस्थ चेन योंग से पूछता है। जियांग बिन यान वेई द्वारा छोड़ी गई लाल लट वाली डोरी को उठाता है। अगर मुझे ठीक से याद है, वह कहता है, मैंने आखिरी बार उस लड़की की कलाई पर ये लाल धागा देखा था जो कार से कुचल गई थी। हाँ, मुझे अब याद आया। चेन योंग चिल्लाता है, उसे होंगमेई नामक एक लड़की को परसों लाया गया था। कुचले जाने के बाद खून की कमी से उसकी मौत हो गई। वो आगे कहते हैं, घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर भाग निकला। हम अभी भी हत्यारे की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। चेन योंग जियांग बिन को आदेश देता है, तुरंत मुर्दाघर जाओ और देखो कि क्या लाल धागा अभी भी उस लड़की की कलाई के आसपास है। हाँ, चेन योंग भागते हुए कहता है। जियांग बिन म्यूज का मानना है कि यदि ये लाल डोरी मृत लड़की की है, तो संभवतः इसे वह व्यक्ति ले गया होगा जिसने शव की पहचान की थी। मतलब ये कि जिस व्यक्ति ने शव की पहचान की, वह संभवतः हत्यारा था। रिकॉर्ड को नष्ट करने को देखते हुए, हत्यारा संभवतः उन लोगों में से एक था जिन्हें कल पूछताछ के लिए लाया गया था। चेन योंग वापस अंदर आता है। बॉस, लाल डोरा गायब है। पूछताछ के लिए लाए गए लोगों से तुरंत पूछताछ करें। जियांग बिन उसे बताता है। हाँ, चेन योंग ने जवाब दिया। चेन योंग उन लोगों के समूह की देखरेख करते हैं जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। अजीब, संख्याएं जुड़ती क्यों नहीं? उसे आश्चर्य हुआ। कृपया प्रतीक्षा करें, वह एक महिला से कहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब पहले पुलिस स्टेशन में आग लगी थी, तो क्या आपने किसी को भागते हुए देखा था? वहाँ इतना धुआं था कि बहुत से लोग अफरा तफरी में निकल गए। महिला उससे कहती है, मैंने एक खूबसूरत महिला को दूसरी लड़की के साथ भागते देखा। मुझे लगता है कि वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति थी। मैंने उसे देखा, वह जू युई थी। एक दूसरी महिला कहती है, खूबसूरत लेखिका, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ जू युई। चेन योंग को आश्चर्यचकित करता है, जैसे ही एक अन्य पुलिस अधिकारी चिल्लाता है, अगला। मालिक, जियांग बिन के कार्यालय लौटते हुए चेन योंग कहते हैं। वह जियांग बिन के कान में कुछ फुसफुसाता है। जियांग बिन कहते हैं, ठीक है, मुझे पता है। वे झोऊ हवेली के लिविंग रूम में पहुंच गए। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए झोऊ हिंग कहते हैं, जासूस जियांग, आप वास्तव में दृढ़ हैं। आपकी जांच आपको मेरे दरवाजे तक ले आई है। ऐसा लगता है कि आप अपने वरिष्ठ के आदेशों के बारे में कुछ निश्चित विचार रखते हैं। झोऊ हिंग सीट लेते हुए जारी रखते हैं। जियांग बिन कहते हैं, मिस्टर झोऊ, आप मुझे गलत समझते हैं। इस बार मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी पत्नी आज दोपहर को पुलिस स्टेशन से किसी और को अपने साथ ले गई थी। मैं इसे सत्यापित करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या ये सच है? जासूस जियांग, जू युई अंदर आते हुए कहती है। झोऊ हिंग उभर आया। युई, वह चिल्लाता है, लेकिन वह बिना स्वीकृति के उससे आगे निकल जाती है। सू युई ने जियांग बिन को बताया, मैं आज दोपहर अपना बयान देने के ठीक बाद चला गया। मैं किसी को अपने साथ नहीं ले गया। जियांग बिन कहते हैं, लेकिन घटनास्थल पर किसी ने आपको आग में भागते हुए देखा। वे कहते हैं कि तुम किसी और लड़की के साथ चले गए। यान वेई के पास कोई पहचान पत्र नहीं है। जू युई मन ही मन सोचती है, अगर पुलिस उससे पूछताछ करने लगे तो वह अपनी सफाई नहीं दे पाएगी। वह जियांग बिन से कहती है, मैंने ये भी सुना है कि मेरे जाने के बाद आपके पुलिस स्टेशन में आग लग गई थी। संभवतः इस सारे भ्रम में आपके गवाह से गलती हुई होगी। चेन योंग ने चिल्लाकर कहा, लेकिन किसी ने तुम्हें निश्चित रूप से देखा है। मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ। झोऊ हिंग बीच में आ गया। हम अपना बयान देने के बाद सीधे घर चले गए। क्या सचमुच ऐसा है? जियांग बिन पूछता है। क्यों? झोऊ हिंग ने जवाब दिया, क्या आप आग में फंसे उन भ्रमित लोगों पर विश्वास करेंगे या हम पर? वह गहरे स्वर में कहते हैं, जब तक आप अपने वर्तमान व्यवसाय से असंतुष्ट नहीं हैं और नौकरी बदलना चाहेंगे। आप। चेन योंग गुस्से में शुरू होता है, लेकिन उसे जियांग बिन ने रोक दिया, जिसने चेतावनी दी। चेन योंग जल्दबाजी में
कुछ भी मत करो, झो हेंग कहते हैं। अगर और कुछ नहीं है तो आप दोनों का जाने के लिए स्वागत है। आगंतुकों को विदा करो, वो एक नौकर से कहता है। जैसे ही वे दोनों झो हवेली से बाहर निकले, चेन योंग शिकायत करते हुए बोले, उन बदमाशों ने चीजें बहुत आगे ले ली हैं। वे जरूर कुछ छिपा रहे होंगे। जियांग बिन सिगरेट जलाता है। चूंकि झो सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमें होंगमे के रिश्तों को देखकर अपनी जांच शुरू करनी होगी। लिविंग रूम में वापस झो हेंग गंभीरता से कह रहा है, यूई, चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी तरफ रहूंगा। झो हेंग, जू यूई कहते हैं, आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन हमारे बीच जिस तरह चीजें हैं उससे यह अलग मामला है। झो हेंग कहते हैं, यूई, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन झांग वान और मैं केवल इश्कबाजी कर रहे थे। अगर उसने पहले मुझे बहकाया न होता। सू यूई केवल दूर देखती है। आइए उसके बारे में बात करना बंद करें, झू हेंग कहते हैं, जू यूई के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ। तुम मेरा सच्चा प्यार हो। कसम से। सू यूई ने अपना हाथ हटा दिया। वैसे भी अब सब कुछ खत्म हो गया है, झू हेंग जारी है। झांग वान मर चुका है, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। सू यूई हैरान है। तो क्या आपको लगता है कि झांग वान की मौत अच्छी बात थी? वह मांग करती है, ये वह नहीं है जो मैं। झू हेंग शुरू करता है, लेकिन जू यूई उसे बीच में ही रोक देता है। झू हेंग, वह शुरू करती है, फिर जारी रखती है। झू हेंग, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हें कभी सच में नहीं समझा। यूई, झू हेंग उत्तेजित होकर कहता है, ऐसा नहीं है। किसी भी मामले में, झू यूई कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए ताकि हम दोनों शांत हो सकें। क्या आपका मतलब है कि आप घर से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं? झू हेंग पूछता है, तुम मुझे छोड़ने की योजना बना रहे हो? झू यूई कहते हैं, झू हेंग, मैं थक गया हूँ। आइए सौहार्दपूर्वक तरीके से अलग हो जाएं। झू हेंग एक पल के लिए कुछ भी नहीं बोल पाता, फिर वह अचानक जू यूई को पीछे से पकड़ लेता है। यूई, मत जाओ, मैं गलत था, मुझे मत छोड़ो। तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो, लेकिन मुझे मत छोड़ो। जू यूई ने संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। झू हेंग, आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। धमाके के साथ उसे फर्श पर पटक दिया जाता है। झू हेंग उस पर मंडरा रहा है। मैं पहले से ही इतना मददगार रहा हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? वह पूछता है, तुम्हें मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? वह जू यूई को उसके कंधों से पकड़ लेता है। झू हेंग, मुझे जाने दो, वह चिल्लाती है, मैं आपसे बहुत प्यार है। झू हेंग चिल्लाता है, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुम चाहते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना वहाँ होते जहाँ तुम आज हो? मैंने तुम्हें मुझे छोड़ने से मना किया है। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दे दिया है जो तुम्हारे पास है। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। जब वह चिल्लाती है, नहीं, तो वह उसे जबरन चूमता है। फिर वह उसकी पोशाक फाड़ देता है। झू हेंग, तुम पागल हो गए हो। सू यूई चिल्लाती है। झू हेंग कहते हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा हूँ। तुम मेरे हो, मेरे। जू यूई झू हेंग के चंगुल में संघर्ष करते हुए चिल्लाती है, झू हेंग, तुम पागल हो गई हो। हाँ, झू हेंग कहते हैं, मैं पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल। सू यूई उसे जहाँ दर्द होता है वहाँ लात मारती है और उसे अपने से दूर करने में कामयाब होती है। यूई झू हेंग को बुलाता है जब वो उसे दरवाजे से बाहर भागते हुए देखता है। यूई, मत जाओ। यूई। सू यूई अपनी फटी हुई पोशाक और बिखरे बालों के साथ बेहद दयनीय स्थिति में सड़क पर आती है। वह सोचती है, क्या वह वही व्यक्ति हो सकता है जिससे मैं इतनी गहराई से प्यार करती थी? जैसे ही वह सड़क पर बहती है, उसे एहसास होता है कि लोग उसके बारे में गपशप कर रहे हैं। क्या आपने आज का शंघाई प्रेस देखा? एक महिला पूछती है।
हाँ, एक दूसरी महिला जवाब देती है। मैंने सुना है कि जू युई ने ईर्ष्या के कारण अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। और यह सोचना कि मुझे उसकी किताबें बहुत पसंद आईं, तीसरा जोड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी शातिर महिला हो सकती है। कौन सोच सकता था कि अफवाहें इतनी तेजी से फैलेंगी, जू युई प्रतिबिंबित करती हैं। लोग उस पर ध्यान देने लगे हैं। क्या वह जू युई नहीं है? दूसरी महिला से पूछती है। यह उसके जैसा दिखता है, उसका साथी कहता है। चीजों को देखकर मुझे मत बताओ कि उसे झोऊ हवेली से बाहर निकाल दिया गया था। क्या उनका यही मतलब है जब वे कहते हैं कि बारिश कभी नहीं होती लेकिन बरसती है? सू युई को आश्चर्य होता है। वह कागज के छोटे छोटे जले हुए टुकड़ों को हवा में तैरते हुए देखती है। एक बड़ा, कुछ हद तक कम जला हुआ टुकड़ा उसके पैरों पर आराम करने के लिए बहता है। वह उसे उठाने के लिए झुकती है। यह आज के अखबार का एक टुकड़ा है और वह शीर्षक बना सकती है, प्रसिद्ध लेखक जू युई मर्डर स्कैंडल में उलझे हुए हैं। ये दृश्य जू युई को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। इससे अखबार के प्रकाशक अधिक प्रतियां छापेंगे। वह यान वेई को पुकारती है। यान वेई ऊपर देखता है। जू युई, क्या आप अपने घर से बाहर नहीं जा रहे थे? आप ऐसी झंझट में कैसे पड़ गए? यह एक लंबी कहानी है। जू युई कहते हैं, मुझे आज रात आपके यहाँ रुकना पड़ सकता है। जू युई कहते हैं। यान वेई उसे एक नज़र देता है। वह कहती है, आपको पहले अंदर आना चाहिए। यान वेई जू युई को लिविंग रूम में बिठाते हैं और उससे कहते हैं, बैठिए। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए बदलने के लिए कपड़ों का एक सेट ढूंढूंगा। जू युई ने जवाब दिया, परेशानी उठाने के लिए धन्यवाद। जल्द ही। यान वेई एक फैशन संकट का सामना कर रही है। ये बहुत बदसूरत है, ये उसके लिए काफी अच्छा नहीं है। वह अपनी अलमारी को खंगालते हुए बुदबुदाती है। यह उसे शोभा नहीं देता। नहीं, इसे उसे इतना समय क्यों लग रहा है? सू युई आश्चर्य करती है। नीचे। वह सीढ़ियों से ऊपर जाती है, उसकी एड़ियां फर्श पर टिकती हैं। यान वेई। वह यान वेई के शयन कक्ष के दरवाजे के चारों ओर अपना सिर चिपकाते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान वेई आश्चर्यचकित होकर पूछता है। जू युई ने कपड़ों के ढेर और बिस्तर को देखा और तुरंत जान लिया कि क्या हो रहा है। वह कहती हैं, सिर्फ मेरे लिए कपड़े चुनने के लिए आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। इनमें से कोई भी करेगा टिल्डा। वह बिस्तर से कपड़े का एक टुकड़ा उठाने लगती है। यान वेई की राइफल की बैरल, जो पहले बेड कवर के नीचे छिपी हुई थी, दिखाई देती है। यान वेई बहुत तेजी से जू युई को रास्ते से हटा देता है और राइफल पर मजबूती से बैठ जाता है। ओह, तो आपको बेझिझक कुछ भी चुनना चाहिए, वह जू युई से कहती है। जू युई कहते हैं, धन्यवाद टिल्डा। मैं पहले से ही आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए, जबकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। यान वेई पहले तो अचंभित रह गए। उसे अंदर ले जाओ, वो आश्चर्य करती है और फिर उसे एक एहसास होता है। उसने अभी कहा कि वो यहीं रहना चाहती है। अरे नहीं। बिना सोचे समझे जू युई यान वेई के शयन कक्ष के चारों ओर देख रही है। वैसे, वो कहती है, हालांकि आपका कमरा दिखने में साधारण है, लेकिन सजावट काफी दिलचस्प है। यह क्या है? सू युई ने एक बैग उठाते हुए पूछा। यान वेई जल्दी से उससे इसे ले लेती है। आप उसके साथ नहीं खेल सकते हो, क्षमा करें। सू युई कहते हैं। सू युई की पीठ मुड़ते ही यान वेई ने बैग खोला। अंदर कुछ हथगोले हैं। वह राहत की सांस लेती है और हथगोले को एक दराज में रखना शुरू कर देती है, लेकिन उनमें से एक बैग से बाहर गिर जाता है। कुछ नहीं, यान वेई ने झट से कहा। ग्रेनेड के सामने कदम रखा और उसे देखने से रोक दिया। क्या कुछ गिर गया? सू युई पूछता है। वह आगे बढ़ती है और किसी प्रकार का ब्लेड छत से नीचे उतरता है। सावधान! यान वेई चिल्लाया।